गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का डोज देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स के डोज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस को हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जो है भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी आर्थिक विकास है वो मंदन के तरफ गया। अगर हिंदी में इसका जो प्रॉपर हम लोग अनुवाद करें तो वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको काम चलाओ इंग्लिश आती होगी और ये सब बहुत सामान्य टर्म है। तो इस क्वेश्चंस के बाद मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा व्याख्या ना करूँ, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ख़ास तौर पे बना हुआ है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका आपको जवाब देना है। आप चाहें तो वीडियो को रोक लें, यहीं पे पॉज कर लें और पॉज करने के बाद जो है से इसके चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करें। वैसे इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका तो लॉन्ग ब्रिटिश रूल तो होगा ही, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ब्रिटिश रूल था भारत में। तो ये एक कारण था जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाधित हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसका जो है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ये भी सही है कि भाई कैपिटल की कमी थी। और वेस्टर्नाइज सोशल एटीट्यूड, ये कारण तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। और है कास्ट सिस्टम, है ना, जाति सिस्टम जो है ये भी एक मेजर फैक्टर है। तो इसका उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कई लोग बोलेंगे कि भाई जातिवादी सिस्टम कैसे ऐसा फैक्टर है। तो ऐसा है कि नॉर्मली जो भारत में जो जातिवादी सिस्टम था जिसके कारण जो लैंड है, खास करके ज़मीन है और कुछ कैपिटल भी है या रिसोर्सेज जो है उस पर कुछ खास जाति का आधिपत्य हो गया, उसका प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हम लोग ये भी देखते हैं कि जातिवादी सिस्टम का कुछ और नुकसान भी है। जैसे कि जातिवादी सिस्टम से क्या होता है कि लोग जो हैं वो सब इतने टुकड़ों में बढ़ जाते हैं कि उनके बीच में फिर आर्थिक क्रियाकलाप भी उस लेवल का नहीं रह जाता है। या ऐसा भी होता है कि लोग अपनी ही जाति के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस करा डालते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर्स तो नहीं है, लेकिन ये तीन जो कारण हैं, लॉन्ग ब्रिटिश रूल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल और साथ में कास्ट सिस्टम, जातिवादी व्यवस्था, ये तीनों ही कारण है कि भारत का जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी बाधित हुआ है। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, दिस इम्प्लाइज दैट। कि भारत में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वलिटीज़ है यानी असमानता है, उसका क्या कारण हो सकता है, ये किस कारण से है। चलिए, आपने क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख लिए। देखिए, जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा ये होगा द इकोनॉमी इज़ अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। इंडिया हैज़ ए फ्यूडल सिस्टम सोसाइटी, ये था, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ अब उतनी रिलेवेंट नहीं है। इंडियन सोसाइटी इज़ कंजर्वेटिव, भाई ये भी अब उस लेवल का सही नहीं है। प्लानिंग हैज़ फेल्ड, भाई देख सब में छोटा छोटा जो कारण ढूंढेंगे ना तो सब छोटा छोटा कारण है, लेकिन जो मेजर जो कारण है इन सब का वह है द इकोनॉमी इज़ अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑफ द डेवलपिंग कैटेगरी, ठीक है। ऐसा कौन सा फीचर्स है जो दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो विकासशील कैटेगरी में आती है। तो देखिए, इसका पहला जो है ऑक्यूपेशन मेनली एग्रीकल्चरल, हाँ ठीक है, ये है, ठीक है ना। अभी भी अगर हम लोग इंडिया ईयर बुक को माने तो 50% के अप्रॉक्स लोग जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। वैसे अगर कुछ जो बीपीएससी देना चाहेंगे तो उनको एग्जैक्ट डेटा अगर याद है तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, भाई ये भी सही है, क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट है अपने यहाँ। तीसरा है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाँ ये भी है, हमारे यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। चौथा है लो पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, ये भी कारण है, ठीक है ना। तो तीसरा का जो अगर हम लोग देखें तो ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का जो है डी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 ये चारों ही इसके कारण हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दादा भाई नौरोजी theorized on the drain of wealth from India in his book, ठीक है ना। ये तो बहुत है, ये तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी
इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये लिखी थी क्या? नहीं, ये बुक नहीं लिखी थी, ये ना अन ब्रिटिश रूल लिखी थी, ठीक है ना। उन्होंने अन ब्रिटिश इसलिए लिखा था क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में देखा था कि जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते थे, जैसे ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और दुनिया जहान की बातें करते थे, लेकिन भारत में उनका वही कैरेक्टर जो था वो चेंज हो जाता था। यानी कि भारत में वो कभी भी इक्वालिटी की बात नहीं करते थे, कभी भी ह्यूमन राइट्स का तो इन्होंने पूरा वायलेशन कर रखा था, और एक अजीब सा उन्होंने भारत को इकोनॉमिक स्लेव पूरी तरह से बना रखा था। इसलिए उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट इन इंडिया? इसमें से कौन सा है जो कि भारत के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, अपना योगदान नहीं देता है? तो हम लोग 5वें को देखेंगे। देखिए, टेक्निकल रिसर्च तो देता ही है, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं देता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ये देता है, इंक्रीज सेविंग ये भी देता है, ठीक है ना। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 5वां का बी, पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ इस सब जगहों पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग जो है ना वो सोचेंगे इंक्रीज सेविंग होगा या नहीं होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण हो सकता है, खास करके जो एकदम ताज़ा ताज़ा पढ़े हों और वो डेमोग्राफिक डिविडेंट वगैरह जो अगर पढ़े हों कि ये भाई बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट्स है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये दरअसल ये कारण नहीं है, हम लोग इसमें जो अप्रोप्रिएट है उसको चुनेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूटर नहीं है, दरअसल ये हमारे डेवलपमेंट का समझिए डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारे डेवलपमेंट को, ठीक है। आबादी जितनी कम रहेगी पर कैपिटा इनकम उतना ही ज़्यादा होगा, लोगों का रहन सहन उतना ही अच्छा होगा। तो ज़्यादा आबादी से एक अलग तरीके की प्रॉब्लम शुरू होती है। 6ठे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया सीज्ड टू बी ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री मेनली बिकॉज ऑफ, ठीक है। अब ब्रिटिश रूल में भारत मैन्युफैक्चरिंग कंट्री तो हो नहीं सकता था, जाहिर सी बात है उसकी ये कैपेबिलिटी सीज हो जाती। तो इसका कारण क्या था? तो इसका जो कारण था, आपने ऑप्शन चारों देख लिए, तो देखिए इसका जो कारण है वो था ब्रिटिश कॉमर्शियल पॉलिसीज़। सीधा है, इधर उधर में उलझने का ज़रूरत ही नहीं है ना। पीजेंट्री का इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं था, फ्रीक्वेंट फेमाइंस तो चलिए वो तो आता ही था, वो है ना, प्रोलॉन्ग्ड वार्स भी था। लेकिन खास करके जो ब्रिटिश की जो कमर्शियल पॉलिसीज़ थी, यहाँ से कच्चा माल बाहर ले जाना और पका हुआ माल यहाँ पे महंगे दामों में बेचना, तो इसके कारण भारत को काफ़ी नुकसान हुआ। दुर्भाग्य से ये पॉलिसी अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। जैसे आयरन ओर को देखें, एक एग्जांपल लें, तो भारत अभी भी कच्चे आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है और पका हुआ जो गुड्स होता है ना उसका इंपोर्ट करता है, जो भारत को काफ़ी महंगा पड़ता है इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट जो है भारत को काफ़ी सस्ता पड़ता है। यानी कि चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा बदली नहीं है जो कि बदलनी चाहिए थी। 7वें नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखें तो द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। तो इसका हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। देखते हैं इसका 7वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग तो देखते हैं कि पहला इन 1950, ये सही है भाई, 1950 में बना था ये एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना, ये भी सही है। तो 7वां का जो उत्तर होगा उसमें हम लोग देखेंगे तो पहला और नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, ये एडवाइजरी बॉडी था, ठीक है ना, एडवाइजरी बॉडी था। तो ए और सी जो है इसका सही होगा, इन 1950 और एज ए एडवाइजरी बॉडी, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन क्या था? एक एडवाइजरी बॉडी था, ठीक है। तो ये बेसिक था। हम लोग चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। एमंग द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लानिंग वी में इंक्लूड, क्या कर सकते हैं भाई, इंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसा तो हुआ ही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। भाई भाषण वासन को मत सुना कीजिए, ठीक है ना। कई लोग जैसे कि मोदी जी वगैरह के भाषण को सुन लेते हैं तो भावुक हो जाते हैं कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या और सब चीज़ें, तो इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। पॉलिटिकल रैलीज़ में जो भारत में खास करके जो बातें बोली जाती है, दुर्भाग्य से
उसका अगर उसको सुन के अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करने बैठेंगे ना तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप कभी भी पॉलिटिकल रैलीज़ के कोई भी फालतू के भाषण सुने ही नहीं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के समय से जो बांध जो बने थे उसका काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको बोलेंगे। जैसे बड़े बड़े बांध बने थे उसको आधुनिक भारत का उन्होंने मंदिर कहा था। दूसरा देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, बिल्कुल ये भी है। जो हमारा एमएसएमई है उसका भी इसमें काफ़ी रोल है, कितने परसेंटेज एमएसएमई एक्सपोर्ट करता है। और एक तरीके से हमारा जो है ना पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बड़ा सोशल सिस्टम है। हम लोग क्या मॉडल जो है ना हमारा वो काफ़ी बढ़िया है, यानी एक्सपोर्ट जो है ना वो बड़ी इंडस्ट्री ही नहीं करती है, छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसका बड़ा सिग्निफिकेंट फीचर है। अब तीसरा है हाई ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, नहीं ये तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर प्राइसेस, ये भी नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं होगा। तो आठवां का उत्तर जो हो जाएगा 1 और 2 होगा, तो ये कौन होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। 9th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें, द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इनविसेजेस, ठीक है ना, क्या परिकल्पित करता है जो हमारा जो मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी यानी दोनों को एग्जिस्टेंस है उसमें, कैपिटल का भी और कैपिटल प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और पब्लिक फील्ड के भी कंपनी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। बहुत अच्छा मॉडल है ये। तो इसका क्या कारण है भाई, मैंने बता ही दिया, 9th का डी हो गया, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। 10वां नंबर पे हम लोग आते हैं, द सोशलिस्टिक पैटर्न एम्ड एट बाई आवर प्लानिंग कम्स थ्रू। भाई अब तो ये बढ़िया क्वेश्चन तो दिख रहा है लेकिन इसमें भी जान नहीं है भाई क्या है, तो यही है मिक्स इकोनॉमी है भाई, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। द सोशलिस्ट पैटर्न एम्ड एट बाई आवर प्लानिंग कम्स थ्रू, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था और नीचे वाला क्वेश्चन था वो घुमा के बस थोड़ा बहुत वो हमारा टेस्ट ले रहा था। कई बार क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं लेकिन हम क्या उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसको गलत करते हैं। तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए वो हमेशा बहुत सिंपल होना चाहिए। जितने बड़े लोग उतने सामान्य तरीके से सोचते हैं, जितने छोटे लोग उतने कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। तो आपका सोच है ना जनरलाइज होना चाहिए। कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी बीपीएससी दोनों पूछती है, तो कभी भी फिजूल का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। पहला देखते हैं, ग्रीन डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ओवर इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंसिडरेशंस, क्या ये सही है। मुझे ये सही लगता है ना, ये सही है। दूसरा हम लोग देखते हैं, प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूड्स revamping labor regulations, improving agriculture technologies and infrastructure, helping lagging states and regions to catch up with advanced regions, and empowering the poor through proactive policies that help them to take part in market on fair and equitable terms। ये सही है, मुझे लगता है ये दोनों ही सही है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि 1 और 2 जैसा कुछ है क्या। हम लोग एक क्वेश्चन नंबर कितने पे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं। अभी आपने दोनों चीज़ों को देख लिया है, तो दोनों में आप बताएं कि इसमें क्या होगा। मुझे लगता है 1 और 2 दोनों ही सही होगा, ठीक है ना, 1 और 2 दोनों ही सही होगा। देखिए कई बार होता है कि मैं कुछ गेस करने में या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने में अगर कुछ गलतियाँ हो जाएगी तो मैं तुरंत ही पिन्ड मैसेज में डाल दूँगा, ठीक है ना। मैं वीडियो को अपलोड करने के बाद भी 1-2 बार ज़रूर चेक करता हूँ, तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पिंड मैसेज में अगर घंटे भर बाद अगर कुछ नहीं आता है तो पूरा वीडियो को समझिए करेक्ट है। वैसे 2% गलतियां कई बार हो जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज मेनली कंसर्न्ड विथ। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज मेनली कंसर्न्ड विथ, भाई किससे कंसर्न्ड है ये। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्लीमेंटिंग स्टेट प्लान्स, नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्टेट प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराने से कोई रिलेशन नहीं है। अप्रूविंग एंड असेसिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, नहीं, इससे भी कुछ खास इसका लेना देना नहीं है। अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, बिल्कुल ऐसा तो लग रहा था उस समय, तो यही था वो, है ना, उस समय यही था जिस समय 5 ईयर्स प्लान चल रहा था, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का ये मेजर काम होता था, ठीक है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है।
13 नंबर के क्वेश्चन को देखें आगे। 13 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, थोड़ा सा देख के ही छोड़ देंगे, क्योंकि अब जो है इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। मोदी केयर जैसा योजना आ चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे, इसको उतने अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चंस को इसी तरह एक नॉलेज के लिए हम लोग देख लेते हैं कि वो समय जो था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये क्या था। तो इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल पे था, ठीक है ना। अभी भी जो है वो PPP मॉडल पे ही है। द RSBY फोकस ऑन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, बिल्कुल आज भी यही हो रहा है। वो PM का जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो आया है, कई बार लोग उसको मोदी केयर के नाम से जानते हैं, उसमें भी यही सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ को आगे डिस्कस किया। दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट सोशल सेक्टर स्कीम टू एम्ब्रेस ए बिजनेस मॉडल ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल ये भी ठीक सही है। अंडर द स्कीम एवरी बेनिफिशरी इज इशूड ए बायोमेट्रिक इनेबल स्मार्ट कार्ड कॉन्टेनिंग देयर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स, ठीक है ना। ये आज भी था, आज भी यही हो रहा है, बस उसमें क्या है पिक्चर्स क्या वो चेंज हो गई है, और पिक्चर्स जो है हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस पर आ गई है। 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ द कवरेज ऑफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है ना। चलिए ये एक्सटेंशन है उसी क्वेश्चन का, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं तो भाई क्या है ये। तो द RSBY इज़ मींट ओनली फॉर रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, भाई ये तो नहीं होगा, है ना। 14 का साहब देखने ही पे है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में हो, ऐसा तो होगा हो ही नहीं सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। और दूसरा है द कवरेज एक्सटेंड्स टू 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली विच इंक्लूड्स द हेड ऑफ ए हाउस होल्ड स्पाउस एंड अप टू 3 डिपेंडेंट्स, बिल्कुल उस समय ऐसा ही था, ठीक है ना। तो ये ओनली 2 जो है वो सही होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द मोडेस्ट लेवल ऑफ सेविंग इन इंडिया, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। भाई इसमें तो सीधा दिख रहा है लो पर कैपिटा इनकम, ये तो है ही, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द मोडेस्ट लेवल ऑफ सेविंग इन इंडिया, ठीक है ना। नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये तो सीधा है, ये इसका D होगा, हाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, लो पर कैपिटा इनकम तो है। एग्जाम्पशंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द टैक्स नेट, ये भी है। टैक्स इवेशन है, ये भी है। चलिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हाइएस्ट सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक सेवन कम्स फ्रॉम, ठीक है भाई, कहाँ से आता है ये। तो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा सेविंग जो होता है ना वो हाउस होल्ड सेक्टर से होता है, ठीक है ना। भाई बिजनेसमैन क्यों कर सेविंग करेगा, वो तो अपने सारे पैसा जो है वो अपने बिजनेस में लगाएगा। तो हम लोग जो हाउस होल्ड में जो सेविंग करते हैं ना, उस सेविंग का पैसा उठा करके मोदी माल्या जैसे बड़े लोग लेते हैं, चलिए वो लेके भाग जाते हैं, वो अलग केस है। फिर टैक्स, हम जो टैक्स पे करते हैं उस पैसे से फिर उसको बैलेंस किया जाता है। यानी घूम फिर करके जो पूंजीवाद है ना उसका एक अलग ही चेहरा, खराब चेहरा हम कई बार देखते हैं, ठीक है ना। पूंजीवाद का अच्छा चेहरा तो कम ही नज़र आता है, लेकिन ख़राब चेहरा तो हम लोग देखते ही रहते हैं। अभी सबसे बुरा चेहरा हम लोग पूंजीवाद का देख रहे हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, इतने बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, लेकिन वो भी वैक्सीनेशन से कमाने की सोच रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, और बहुत लोग इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि भाई उन्होंने पैसा लगाया है तो वो क्यों नहीं कमाएंगे। लेकिन एक तरफ तो वो बिल एंड लिंडा गेट्स फाउंडेशन खोल के बैठे हैं कि हम चैरिटी के लिए चैरिटी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि बिल गेट्स को जो कमाई हो रही है खास करके अपने माइक्रोसॉफ्ट से, वो 20% ही हो रही है। बाकी अदर कमाई जो उनको हो रही है वो अलग अलग जगह उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, उसके इंटरेस्ट से उनकी कमाई हो रही है। तो उन्होंने फार्मा वगैरह में जो इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से भी उनकी कमाई होगी, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब कि एक तरफ से लूटो, दूसरी तरफ से दे दो। 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि द टर्म फिस्कल डिफिसिट मीन्स, तो फिस्कल डिफिसिट का जो है मतलब क्या होगा। द
द टर्म फिजिकल डिफिसिट मीन्स इसका क्या होगा, देखिए सीधा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंडिचर कर दीजिए तो फिजिकल डिफिसिट निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एडेड टू द जीडीपी गिव्स, भाई ये भी एक सीधा फार्मूला है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या दे देगा, तो जीएनपी दे देगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे देगा। उम्मीद है कि आपने उसको रोका होगा, रोक के उसको सॉल्व किया होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्रेसेस द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। चलिए चारों ऑप्शंस को एक बार पढ़ लीजिए, इसको है ना, ABCD, ये चारों ऑप्शंस को एक बार जो है इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए सीधा सी चीज़ है, एक ही चीज़ होता है। शेयर जो होता है ना, शेयर मार्केट में जो शेयर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग उससे पैसे कमाएं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है ना, और जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई वोटिंग राइट उसमें नहीं होती है। बस पैसे लगाइए और आप पैसे कमाने का वेट करिए, ऐसा ही होता है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन रिगार्ड टू राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY, ठीक है भाई, ये बार बार आ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि अभी फ़िलहाल जो हमारा चल रहा है उसमें और अभी में क्या फ़र्क है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पूरा इसको देख लेते हैं। पहला देखते हैं, द RSBY प्रोवाइड्स द पार्टिसिपेटिंग BPL हाउसहोल्ड्स विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड मेक हिम ए पोटेंशियल क्लाइंट वर्थ अट्रैक्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट रेवेन्यू दैट हॉस्पिटल स्टैंड्स टू अर्न थ्रू द स्कीम। भाई मुझे नहीं लग रहा ये तो। द बेनिफिशरी जस्ट नीड टू पे ₹30 एज रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड वन टाइम प्रीमियम ऑफ ₹750। भाई ऐसा हो सकता है क्या, गवर्नमेंट ऐसा होने दे। The majority of financing about 90% is provided by the government of India। भाई अब इसमें से क्या लगता है, ठीक है ना। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या अगली बार जवाब दूं या आज ही बता दूं। चलिए 2 और 3 तो संभव नहीं है कि 30 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की और 750 रुपये वन टाइम प्रीमियम सरकार ले, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो 1 या 2 रुपये की पर्ची कटाने में भी लोगों को तकलीफ़ होती है, तो ये तो होगा नहीं। और तीसरा, द मेजोरिटी ऑफ फाइनेंसिंग अबाउट 90% इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई 10% पैसा भी गरीब लोग क्यों देंगे, वो हॉस्पिटल्स में कैसे जाएंगे, वो 10% पैसा भी वो देने को रेडी नहीं है, वो 1 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं। स्वास्थ्य को उन्होंने तो रखा ही नहीं है अपने लिस्ट में कि भाई हमारा हेल्थ ख़राब होगा तो हमारा क्या होगा, ऐसे उनके सोच भी नहीं है उनकी। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें से कुछ ना कुछ एक तो सही होना ही है, तो क्या हो जाएगा, A ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली 1 में क्या होगा, द RSBY प्रोवाइड्स द पार्टिसिपेटिंग BPL हाउसहोल्ड्स विद द फ्रीडम ऑफ चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड मेक हिम ए पोटेंशियल क्लाइंट वर्थ अट्रैक्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट रेवेन्यू दैट हॉस्पिटल स्टैंड टू अर्न थ्रू द स्कीम, ठीक है ना। देखिए सीधी सी बात है कि जो हाउस होल्ड के जो हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसमें उसको RSBY को BPL परिवार को छूट मिल जाती है कि आप कहीं पे भी आप उसको दिखवा लें। तो चलिए आज हमने कुछ बढ़िया क्वेश्चंस को देखा है। BPSC के प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए और BPSC के अदर्स एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत काम का होगा। तो आज का डेली डोज में मैंने इकोनॉमिक्स का डेली डोज लिया, ऐसे ये चलता रहेगा, जैसे 21वां लेंगे, 40 लेंगे, टोटल 250 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, डिमांड करिए, तो ये इसी तरह जारी रहेगा। 250 क्वेश्चंस तो हम लोग इसी तरह के बढ़िया इस सेगमेंट के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।